नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में। स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, साथ में क्लैट, डीएसएसबी। वेरियस एग्ज़ाम कोर्सेज आपको मिलेंगे studiiq.com पे। यहाँ पे आप विज़िट ज़रूर करिएगा, आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर भी मिलेंगे। और साथ ही साथ आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, उसमें ख़ास बात क्या होती है और इंडिया के लिए वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सब जानने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक आर्टिकल को डिस्कस करें। ये आर्टिकल द हिंदू बिजनेस लाइन का है। आर्टिकल का टाइटल है रशिया मैटर्स टू आवर सबमरीन प्लान्स। आर्टिकल लिखा है योगेश जोशी जी ने। इसको आप अगर सर्च करोगे इस टाइटल को तो आपको आराम से ये आर्टिकल मिल जाएगा। खूबसूरत आर्टिकल है। यहाँ पे जो क्रक्स है, जो मेन बात यहाँ पे ये कही गई है कि नवंबर महीने में 2017 के नवंबर महीने में एक खबर उड़ी थी कि इंडिया की जो एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो इंडिया ने रशिया से लीज पे ली है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईएनएस चक्रा के बारे में। वही एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है आज के टाइम में इंडियन नेवी में, जो इंडिया ने रशिया से लीज पे ली है। तो खबर ये उड़ी थी कि इस न्यूक्लियर सबमरीन में इंडिया ने अमेरिकन एक्सपर्ट्स को एंट्रेंस दे दी और उनको पूरी सबमरीन को एग्जामिन करने दिया। और इस बात से रशियन गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ है। ये मीडिया आउटलेट्स में ये काफ़ी खबर थी। उसके अलावा यहाँ पर यह भी कुछ न्यूज़ थी कि जब ये सबमरीन इंडिया को लीज पे दी गई तो कुछ रूल्स थे इसमें, कुछ एक सर्टन राइडर्स थे कि इंडिया ऑफेंसिव तरीके से इस सबमरीन को इस्तेमाल नहीं करेगा, सर्टन एरियाज़ में इस सबमरीन को लेके नहीं जाएगा। और इंडिया ने उन टर्म्स को भी तोड़ा है, वहाँ पर भी इंडिया ने अपनी मनमानी करी है। तो इससे हमको पहले तो ये पता लगता है कि अगर हम कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जैसा सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस मशीन कह लीजिए, इसको अगर लीज पे लेते हैं हम, तो साथ में बहुत सारी कंडीशंस भी होती है। ऐसा नहीं है कि रशिया से अगर हमने एक सबमरीन लोन पे ले ली तो हम उसका कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी ले गए, किसी को भी वो सबमरीन हमने दिखा दी, उनके साथ जो भी उसके ब्लूप्रिंट्स है वो शेयर कर दिए। बहुत सारी उसमें कंडीशंस होती हैं। और न्यूज़ आउटलेट्स में यही न्यूज़ थी कि इंडिया ने ये सब काम किया है और यूएसए को एक्सेस दे दिया है। और सिंस आपको पता है रशिया और यूएसए के बीच में इन टर्म्स ऑफ डिफेंस आज भी जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों के जो जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपस में टकराते हैं। तो ऑफ कोर्स रशियन गवर्नमेंट इस पर एतराज़ ज़रूर करेगी कि अगर इंडिया ऐसे रूल्स को, ऐसे जो राइडर्स हैं इनको तोड़ेगा। इवेंचुअली ये पता लगा कि इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सब रूमर्स थे। मगर बहुत ही लंबे समय तक ये रूमर्स चलते रहे और काफ़ी बार जो ऑफिशियल्स थे दोनों साइड के, इंडिया और रशिया के, उनको भी कंसल्ट किया गया। अब इस इशू ने इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों ग्रैब करी? पहली बात तो ये थी कि यहाँ पे इंडिया रशिया कोऑपरेशन की बात उड़ गई थी इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग टाइज विद यूएस। इंडिया के रिलेशंस यूएस से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ये कंपैरिजन किया जाता है कि क्या इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुक अब उतने अच्छे रहेंगे आने वाले समय में। और फिर दूसरा कारण ये भी था इस पर्टिकुलर न्यूज़ का इतना ज़्यादा सर्कुलेट होना कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात की जा रही थी और कोई भी कंट्री अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आईएनएस चक्रा। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो इंडिया ने रशिया से लीज पे ली थी 2012 में 10 साल के लिए। तो 2022 तक ये इंडियन नेवी का हिस्सा रहेगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंस मैं यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कह रहा हूँ, तो न्यूक्लियर पावर्ड से ये मतलब नहीं होता कि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर रही है, इस या कर सकती है, ये कैपेबल है एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल लॉन्च करने के, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर पावर्ड कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो सबमरीन को पावर दी जा रही है, ऊर्जा दी जा रही है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर से दी जा रही है, इसलिए हम इसको एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कहते हैं। और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। इंडिया दुनिया का अकेला देश है जिसने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लोन पे ली है किसी और न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री से। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम रशिया की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली रशिया दुनिया का अकेला देश है जिसने इतनी सोफिस्टिकेटेड सबमरीन, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन किसी और देश को लैंड करी। अब यहाँ पे जो इतिहास है इंडिया और रशिया का विद रिगार्ड्स टू द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, उस पर नज़र डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आईएनएस चक्रा ये पहली सबमरीन है जो इंडिया ने रशिया से लीज पर ली। रशिया ने सबसे पहले इंडिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन लोन पर दी थी
1988 में। ऑफ कोर्स उस वक्त रशियन फेडरेशन वजूद में नहीं था, उस वक्त ये लीज पर दी थी यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने। अब इसका रीज़न सिंपल है, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था कोल्ड वॉर के दौरान और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर था यूएसएसआर के लिए। और उस सब के अलावा इंडिया एक बहुत ही बड़ी मार्केट था यूएसएसआर के डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। 1964 से लेकर जब मॉस्को ने सबसे पहले नेवल इक्विपमेंट बेचना शुरू किया इंडिया को, 1987 तक 70% जो इंडियन नेवी की इन्वेंटरी थी वो सोवियत यूनियन के इक्विपमेंट से भरी हुई थी। हमारी जो भी फ्रिगेट्स थी, जो भी हमारे पास फाइटर शिप्स थी, सब की सब सोवियत यूनियन से आई थी। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसेस था इंडिया को पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लोन पर देने का 1988 में, ये बहुत ही आसान था। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सोवियत यूनियन के अंदर ही बहुत सारे जो वहाँ पे नेवी के एडमिरल्स थे और भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एप्रीहेंशन जताई, उनको इंडिया पे ट्रस्ट नहीं था। ट्रस्ट के अलावा इंडिया की कैपेबिलिटी पर इतना भरोसा नहीं था कि इंडिया एक इस तरीके की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता। कल को अगर हम ये सबमरीन को लीज पे दे देते हैं तो अगर कोई और कंट्री इस सबमरीन को थोड़ा जांच लेती है या उसको स्टडी कर लेती है तो हमारा डिज़ाइन कॉपी कर सकती है। तो बहुत सारे उनके मन में एप्रीहेंशंस थे। मगर इस वक्त जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे उस वक्त वो थे गोर्बाचोव, और गोर्बाचोव ने डिसाइड किया कि वो ये सबमरीन इंडिया को लैंड करेंगे। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन था और इंडिया की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानी गई है। मगर तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सबमरीन रशिया से इंडिया रवाना हो रही थी तब उसमें बहुत सारे रशियन स्पाइस इस सबमरीन में साथ आए थे और उनका काम एक तो ये था कि इंडियन क्रू को ये बताएं कि ये सबमरीन ऑपरेट कैसे करती है, और साथ ही साथ ये भी देखना कि जो भी इस सबमरीन के सीक्रेट्स हैं, जो भी इसके प्लान है, जिस तरीके से ये सबमरीन ऑपरेट करती है, ये किसी और को ना बताया जाए, ये सिर्फ यूएसएसआर से इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब एक ज़माना ये भी था 1988 में, जब मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जब इंडिया को लीज पे चाहिए थी तो सोवियत यूनियन के सामने इतना इंडिया को गुहार लगानी पड़ी और बहुत ही लंबा प्रोसेस था तो जाके इंडिया को सबमरीन मिली। फिर बात आती है 2016 में, जब इंडिया पहला देश बना आउटसाइड द 5 लीडिंग कंट्रीज जो थी यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना। ये सब कंट्रीज़ अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बनाने में कैपेबल है और इंडिया यहाँ पर पहला देश बना, इन सब के अलावा छठा देश बना जो खुद एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना सकता था। और इंडिया ने बनाई अरिहंत क्लास सबमरीन, जिसके बारे में आपको पता होगा 2016 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठता है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आखिर इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया का हर देश इतना सेंसिटिव है। यूएसए तो काफ़ी लंबे समय तक इंडिया को इस टेक्नोलॉजी को बेचना भी नहीं चाहता था, आज भी कुछ उनके पास एप्रीहेंशंस हैं। रशिया ने बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस लगाकर हमको ये लीज पर दी और चाइना को भी बहुत मुश्किल आई। चाइना एक्चुअली कोशिश कर रहा था कि यूएसएसआर से उसको एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लीज पे मिल जाए, मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा और उनको इवेंचुअली खुद ही बनानी पड़ी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, सबमरीन इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो, पहली बात तो बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबमरीन आपको ये एक एडवांटेज देती है कि आप छुप के अटैक कर सकते हो। सबमरीन बहुत ही डीप पानी में सबमर्ज हो जाती है और वहाँ से आप अटैक कर सकते हो एनिमी को, और बहुत ही साइलेंटली वो अटैक कर सकती है। कमाल का अपने आप में एक वेपन है सबमरीन। मगर ओवर द इयर्स सबमरीन को चलाना कैसे है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई है। अब एक बेसिक जो आइडिया यही था कि सबमरीन को चलाया जाए इलेक्ट्रिसिटी और बैटरीज से, मगर बैटरीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि बैटरीज की लिमिटेड कैपेसिटी होती है और इनको चार्ज करने की आवश्यकता होती है, जैसे हम सबको पता है। तो इसीलिए क्या था कि बहुत सारी जो सबमरीन थी इनिशियली उनमें एक डीजल जनरेटर था। अब जब आप एक डीजल जनरेटर लगा देते हो तो क्या है कि उसको ऑपरेट करने के लिए टाइम टू टाइम सरफेस पे भी आना होता है। मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक जो डीजल जनरेटर पे चलने वाली सबमरीन्स थी वो पानी के नीचे सबमर्ज नहीं हो पाती थी, उनको इवेंचुअली सतह पे आना ही होता था। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तो खैर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबमरीन से एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में कभी यूज़ की नहीं गई है, बट अगर कभी ऐसा कोई मौका आता है जहाँ पे सबमरीन्स को कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है उनको कई हफ्तों तक, कई महीनों तक
पानी के नीचे रहना होगा, और जैसे ही वो पानी के ऊपर आती है वो वल्नरेबल हो जाती हैं, उन पे अटैक किया जा सकता है। एक सबमरीन जिसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाए, उससे कमज़ोर चीज़ एक वॉरफेयर में कहीं नहीं हो सकती, उसको अटैक करना बहुत ही आसान होता है, स्पेशली विद द टाइप ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम्स दैट वी हैव नाउ, जैसे पोसाइडन P8 है, उससे आराम से अगर आपको सबमरीन की लोकेशन पता है उसको आराम से अटैक कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी हिंड्रेंस थी ये डीजल जनरेटर वाली सबमरीन की, कि उनको टाइम टाइम पे सतह पे आना पड़ता था ताकि जो उसकी बैटरी का जो चार्जिंग है वो आगे चलती रहे। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान ज़्यादातर USA और USSR के पास जो सबमरीन्स थी वो डीजल जनरेटर वाली थी, मगर बहुत ही जल्द इसमें एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आने वाली थी। वो इम्प्रूवमेंट थी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी। इसको सबसे पहले डेवलप किया था एक जर्मन साइंटिस्ट ने, इनका नाम था हेलमुट वॉल्टर। इन्होंने सोचा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल किया जाना चाहिए एज फ्यूल, क्योंकि इसको बर्न करने के लिए, इसको हीट होने के लिए एयर की आवश्यकता नहीं है, तो सबमरीन को बार बार सतह पे आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो H2O2 जो जब बर्न करता है वो सुपर हीटेड स्टीम बनाता है, ठीक है, और जब वो स्टीम बनाएगा उससे जो टरबाइन है वो आगे चलती रहेगी, और उससे फिर ऑक्सीजन भी बनेगा। जो बाकी जो क्रू है पूरे सबमरीन में उनको भी ऑक्सीजन पहुंचाया जा सकता है उससे, वो भी खुश हैं। और ओवरऑल ये जो मेथड था काफ़ी हद तक कारगर था, मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि सबमरीन में इससे विस्फोट हो सकता था, एक्सप्लोजन हो सकता था। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, और कुछ सबमरीन्स में अराउंड द वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सप्लोजन हुआ भी। अब थ्रू आउट द कोल्ड वॉर ये कोशिश की गई USA और USSR द्वारा कि ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएं जिससे सबमरीन्स लंबे समय तक सबमर्ज रहें, क्योंकि आपको पता है कि USA और USSR के बीच में पैसिफिक ओशन आता है, और पैसिफिक ओशन बहुत ही बड़ा है, मतलब वहाँ पे आप बहुत कुछ डिप्लॉय कर सकते हो अगर आप चाहे तो। पैसिफिक ओशन में आपकी सबमरीन्स अगर टैक्टिकली प्लेस्ड हैं तो दुश्मन को आप आराम से काउंटर कर सकते हो। तो सारी जो जंग थी वो बहुत ही बड़े प्रशांत महासागर की थी। तो उसी दौरान और भी टेक्नोलॉजीज़ आई, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया, फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया गया। एक दौर आया था हाई कैपेसिटी बैटरीज़ का, जहाँ पे सबमरीन्स में बहुत ही बड़ी बड़ी हाई कैपेसिटी बैटरीज़ को लगा दिया गया, और ये सोचा कि अब जब बैटरी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो इसलिए जो सरफेस में आने की जो आवश्यकता है वो भी कम हो जाएगी। तो बहुत ही अलग अलग तरीके की यहाँ पे मैं कहूँगा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया, मगर जो रिक्वायरमेंट थी, जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट थी, उससे ये बहुत ही ज़्यादा अभी भी पीछे थी। फिर फाइनली जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू हो गया सिविलियन पर्पसेस के लिए, जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस तरीके से यूज़ किया जाने लगा कि जो सिटीज़ थी प्राइमरीली वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ पे सिटीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाने लगी इन सब से, तो जो साइंटिस्ट थे उनके माइंड में ये आया कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक सबमरीन को इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोवाइड करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबमरीन को जो पावर चाहिए वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर से आ सकती है, और इससे फ़ायदा ये है कि आपको कोई एयर की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉपर तरीके से आपने जो भी इसको फ्यूल चाहिए, यूरेनियम चाहिए, एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, तो कई महीनों तक, महीने कह रहा हूँ, कई महीनों तक ईजिली जो सबमरीन है वो पानी के नीचे रह सकती है और आराम से वो इधर उधर घूम सकती है। और साथ में ये भी आपको पावर मिलती है कि सबमरीन का जो साइज़ है वो भी आप बड़ा कर सकते हो, क्योंकि सडनली जो एक लिमिट थी आप पे कि बड़ी बैटरीज चाहिए या फिर उसको सरफेस पे आना है वगैरह, वो सब हट गई थी। सडनली न्यूक्लियर पावर के आने की वजह से सबमरीन्स में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया, और सबमरीन की जो स्पीड थी उसमें भी काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन आया। ओवरऑल सबमरीन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अब इसमें इनिशियली यूएसएसआर ने काम करना स्टार्ट किया था वैसे 1960-70s में, उससे पहले यूएसए भी काम कर रहा था, मगर मैं कहूँगा जो मेजर ब्रेक थ्रूज थे एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में वो यूएसएसआर के थ्रू आए। अब देखो चैलेंजेस भी बहुत सारे थे एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का डिज़ाइन बनाने में, क्योंकि आपको पता है जैसे एक लैंड बेस्ड पावर प्लांट होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है। आपको कहीं पे अगर आपको पावर प्लांट बनाना है तो आप सिटी से थोड़ा दूर उसको आउटस्कर्ट में बनाओगे और काफ़ी आपको ज़मीन मिल जाएगी, लैंड में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब आपको सबमरीन के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ पे आपको फिट करना हो तो आपको स्पेस का भी देखना होगा, ठीक है, और फिर आपको ये भी देखना है कि वो कॉम्पैक्ट हो वो रिएक्टर, और उसकी इंस्टॉलेशन भी आपको ऐसे करनी है कि जो बाकी वहाँ पे जो क्रू है, मतलब सबमरीन में जो बाकी सेलर्स हैं,
उन पर कोई जो रेडिएशन का असर ना आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें थी और इसी वजह से जो डिज़ाइन था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे डेवलप हुआ। और जब ये डेवलप हुआ तो नेशंस ने इसको क्लोजली गार्ड करना स्टार्ट कर दिया एक बार को। जो फाइटर जेट्स थे उनके डिज़ाइंस इतने क्लोजली गार्डेड नहीं थे जितने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के थे। अब देखो, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का सिस्टम है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज हो नहीं सकता। वो काफ़ी हद तक जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स थी वैसा ही है। मगर ऑफ कोर्स यहाँ पे जिस तरीके से हीट आप जनरेट करोगे वो सोर्स आपका चेंज हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो होता है कि जो U235 न्यूक्लियस होता है, ये एक फॉर्म होता है यूरेनियम एटम का। इसको एक स्ट्रे न्यूट्रॉन से इसकी टक्कर होती है और जब ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है इफेक्टिवली तो ये एक एनर्जी रिलीज करता है। और जब एनर्जी रिलीज करता है तो हीट भी उससे जनरेट होती है। तो जब हीट जनरेट होती है तो उस हीट से ही स्टीम निकलती है और वो जब स्टीम निकलती है तो टरबाइन इसको यूज़ करती है। और जैसे डीजल पावर्ड सबमरीन में होता रहा वैसा ही होता है। उस हीट के ज़रिए, उस स्टीम के ज़रिए इवेंचुअली पूरी सबमरीन को पावर किया जाता है। वो कैसे आगे बढ़ेगी, वहाँ पे जो भी और पावर चाहिए बल्ब के लिए, कुछ और चीज़ के लिए, वो सारी की सारी उस न्यूक्लियर रिएक्टर से ही आ रही होती है जो सबमरीन के अंदर होता है। देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता रहा हूँ, उससे आपको अप्रिशिएट करने में आसानी होगी कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कितना सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी का नमूना है। देखो, जो सबमरीन रिएक्टर होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में, उसमें आप यूरेनियम की जो नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल यूरेनियम, उसको एज फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में जो परसेंटेज होती है U235 की बहुत ही ज़्यादा कम होती है और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बहुत ही कम हो पाता है। इतनी हीट जनरेट नहीं हो पाती कि इतनी बड़ी सबमरीन को पावर कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको चाहिए होता है एनरिच्ड यूरेनियम। ऑलराइट, जो भी इंडिया में लैंड बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट्स हैं सिवाय तारापुर और ये कुंदाकुलम वाला, उन सब में हम नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दो जो यहाँ पर अभी लेटेस्ट जो बने हैं हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स, वहीं पर हम एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सिंस हमने एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पे ले लिया है और उसके लिए इंडिया को अलग से एक फैसिलिटी बनानी पड़ी यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, सिर्फ उस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब आपके पास एक इतनी पावरफुल एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ आ जाती है तो आपको उसको रन करने के लिए भी जो फ्यूल है वो अलग तरीके से लाना पड़ता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है उसका जो अंदर का पार्ट है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, चलने की भी जगह नहीं होती। चलने के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा मुड़ के, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है। क्योंकि देखो, जो कन्वेंशनल सबमरीन है कि डीजल इंजन वाली, वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको बस एक बैटरी चाहिए, मोटर चाहिए, डीजल जनरेटर चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। वहाँ पे काफ़ी आपको रूम मिल जाता है। मगर न्यूक्लियर सबमरीन में आपको इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए अलग से, आपको एक स्टीम ड्रिवन जनरेटर चाहिए, फिर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। सबसे ज़्यादा जगह ये खा जाता है क्योंकि रेडिएशन से ही बचाना लोगों को, वहाँ पे भी आप स्पेस दोगे। फिर उसके बाद कंट्रोल और सर्कुलेशन सिस्टम भी चाहिए होता है, पूरे ये सबमरीन में घूमता है वो। सो प्रोज और कॉन्स दोनों हैं एक न्यूक्लियर सबमरीन के। अगर हम वैसे प्रोज और कॉन्स देखें एक न्यूक्लियर सबमरीन के, तो एडवांटेज तो ऑफ कोर्स आपको यही मिलता है कि पानी के नीचे बहुत ही लंबे समय तक वो रह सकती है और फूड और जो ह्यूमन नीड्स हैं वही एक लिमिटेड फैक्टर रह जाते हैं कि ठीक है, आपने सबमरीन को तो 6 महीने के लिए पानी के नीचे भेज दिया, मगर फिर इंसान भी क्या 6 महीने के लिए पानी के नीचे रह सकता है? उसको खाना भी आपको उसके हिसाब से प्रोवाइड करना होगा, सेलर्स हैं उनकी हेल्थ वगैरह का भी ध्यान रखना है। तो वही ये घूम फिर के फैक्टर रह जाता है। नहीं तो अगर आप रोबोट्स की एक सेना बना देते हो तो उनको तो आप बहुत लंबे कई सालों तक आप पानी के नीचे रख सकते हो। और उसके अलावा फिर जो एक कौन है, कि जो एक डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है बहुत ज़्यादा महंगी है। उसको आपको कंस्ट्रक्ट करने में, उसको चलाने में, यूरेनियम को एनरिच करने में, उसको आगे एक्टिव रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर किसी कंट्री को नीड है, एक स्ट्रेटेजिक नीड है, तो ही कोई कंट्री एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रखती है। अब जरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जर्मनी के पास कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है,
वो अपनी डीजल सबमरीन के साथ खुश हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा डीप जाना नहीं होता। उन्होंने सबमरीन अपनी बनाई है जर्मनी के वाटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उनको जाके अटलांटिक ओशन में डुबकी नहीं मारनी कि किसी और देश पर कभी भी अटैक करना है तो वहीं पे हमको डिप्लॉय होकर रहना है, या फिर उनको पैसिफिक ओशन में डुबकी नहीं मारनी, या उनको ग्लेशियर के नीचे नहीं जाना। तो अगर आपको जो मतलब डोमेस्टिक आपका जो एरिया है पानी का आसपास का ओशंस का, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो डीजल सबमरीन्स शुड बी इनफ। और ये मैं नहीं कह रहा, जो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ है जो बहुत इजीली अफोर्ड कर सकती है एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, वो भी यही कर रही हैं। स्वीडन के पास बस डीजल पावर्ड सबमरीन है, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी ज़्यादातर अभी जो डीजल सबमरीन है उस पर ही फोकस करते हैं। तो इससे हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि इंडिया को बोथ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स दोनों की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? देखो, कन्वेंशनल सबमरीन्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया को अपनी बहुत ही बड़ी जो कोस्टल लाइन है यहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल से होती हुई जो अरेबियन लाइन पे जा रही है, ये प्रोटेक्ट करनी है, तो वहाँ पे कन्वेंशनल सबमरीन एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और ओवरऑल एक अच्छा ज़रिया है इंडिया को प्रोटेक्ट करने का। फिर बात आती है इंडियन ओशन रीजन की। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन ओशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बन गया है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की नेवीज़ कंटेस्ट कर रही है कि उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, और यहाँ पे इंडिया भी ऑफ कोर्स अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहेगा। तो इंडियन ओशन में अगर इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है तो वहाँ पे कन्वेंशनल सबमरीन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक, कई महीनों तक इंडिया को यहाँ पे अपनी सबमरीन्स डिप्लॉय करके रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया बहुत ही जल्द कोशिश कर रहा है कि खुद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वो खुद बनाना स्टार्ट कर दे, और बाकी जो देश हैं उन पर रिलाई करना कम करे। किसी देश से लीज पे लेना एक मतलब मजबूरी का ऑप्शन है, यू डोंट रियली वांट टू डू दैट। वहाँ पे आपके पैसे भी लग रहे हैं, खर्चा भी हो रहा है, बट अभी सिंस टेक्नोलॉजी में इतनी एक्सपर्टीज़ है नहीं इंडिया में, तो अभी इंडिया ने चक्रा एक लीज पे लिया, उसके बाद एक और फिर से कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर से इंडिया लीज पे लेगा रशिया से एक सबमरीन। तो वो इंडिया की एक तरीके से आप कह सकते हो मजबूरी है फॉर द टाइम बीइंग, बट इन द लॉन्ग रन इंडिया भी चाहेगा कि चक्रा जैसी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स इंडिया खुद भी बनाना स्टार्ट करे, और इसीलिए इंडिया 6 और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और बनाने वाला है। रिसेंटली इंडियन नेवी के जो एडमिरल हैं, चीफ एडमिरल सुनील लांबा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि उन्होंने चाइना का नाम तो नहीं लिया, मगर यहाँ पे ये कहा है कि सिंस इंडियन ओशन रीजन में और देशों की भी सबमरीन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इंडिया को प्रिपेयर्ड रहना होगा। इंडिया को अगर अपनी प्रेजेंस यहाँ पे फील करानी है इंडियन ओशन रीजन में, तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स आर अ मस्ट। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे चाइना के बारे में बात की तो ज़रूर गई, और ये पूछा भी है कि चाइनीज़ नेवी बहुत ही बड़े स्केल पर इंडियन ओशन रीजन में अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को यहाँ पर स्टेशन करती है, डॉक करती है ग्वादर पोर्ट के आसपास और जिबूती के पास भी। तो वहाँ पर जो हमारे एडमिरल हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि जो चाइनीज़ नेवी ने इस पर बहाना दिया था वो ये था कि हम पायरेसी को रोकने के लिए, जो पायरेट्स हैं उनको रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर आपको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की आवश्यकता नहीं होती पायरेसी को रोकने के लिए। तो सीधी सी बात है, जो चाइना का यहाँ पे इंटेंशन है वो यही है कि इंडियन ओशन रीजन में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट ग्वादर पोर्ट भी अब ऑपरेशनल हो गया है। तो कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दिस, इंडिया 6 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जल्द ही बनाएगा। ये ऑफ कोर्स जो अरिहंत क्लास सबमरीन्स अभी 2 और आनी है, उसके अलावा और 6 आएंगी। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के अलावा हमने स्पेसिफिक सबमरीन्स पर भी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे अरिहंत पर और INS चक्रा पे, उन पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं studyIQ.com, StudyIQ के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं उनको। और ऐसी कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं कोई और करंट अफेयर्स इशू पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी विल श्योरली मेक देम। एंड दैट्स अबाउट इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।